चर्चा की शुरुआत डॉक्टर किलानी आप ही से करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो त्योहारों का जो मौसम है, जो फेस्टिव सीज़न है, क्या वाकई ये खतरे की घंटी बन सकता है या हम बेवजह ज़्यादा डर रहे हैं? संजीव, सब लोग तंग आ चुके हैं। जैसे ही आप मास्क की बात करते हो, एक इरिटेशन सा होता है, क्योंकि घुटन होती है। ये नॉर्मल लाइफ नहीं है। लेकिन हमें ये समझना है, हम तीन चीज़ों से सीख सकते हैं। या तो सफ़र करके सीखें, जो हमने अप्रैल के महीने में सफ़र किया, या अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखें, या फिर जो दूसरों का एक्सपीरियंस है उससे सीखें। तो मैं पहले दूसरों के एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ। भारत को बहुत बड़ा क्रेडिट है। करीब 1 करोड़ वैक्सीनेशन अब रोज़ हो रहे हैं। 13% डबल वैक्सीनेशन हो चुका है। 65 करोड़ डोजेज लग चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने मई 13 को जी। सोचा कि हमने बहुत वैक्सीनेशन कर ली, हमारी वैक्सीनेशन की एफिकेसी क्रमशः 94 और 95% है। तो उन्होंने कहा कि अब जब लोग जो है ना मास्क के बिना लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, जी। अगर उन्होंने वैक्सीनेशन लगा रखा है। और ये मास्क मैंडेट उन्होंने 13 मई को हटाया और 27 जुलाई को फिर से लगाना पड़ा, क्योंकि जो 10,000 से कम केसेस थे वो बढ़ के 1.5 से 2 लाख हो गए। अब वो 1.5 से 2 लाख केस को अगर पॉपुलेशन से एक्स्ट्रापोलेट किया जाए तो भारत के हिसाब से वो 10 लाख रोज़ हो गए। ये क्यों हुआ? ये मुझे सबको ज्ञान है कि एकदम अमेरिका खुल गया, मैचेस खुल गए, क्लब्स खुल गए, लोग बाहर जाने लगे, कारें नहीं मिल रही थी, होटलों में जगह नहीं मिल रही थी, लोग घूमने लग गए थे। लेकिन वो ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने मास्क छोड़ दिया था। हालांकि वहीं कोलंबिया से ये रिपोर्ट आई थी कि अगर मास्क मैंडेट जब लगाया तो केसेस मोर्टेलिटी कम हुई। जब इन हाउस डाइनिंग बंद किया तो मोर्टेलिटी कम हुई। ये हमारा ज्ञान है, हमारा अपना ज्ञान है जो हम पास्ट हिस्ट्री से सीखें। तो पिछली दिवाली के बाद जब दशहरा दिवाली आई थी तो डेफिनेट सर्च था, और उस सर्च के बाद फिर जब मार्च अप्रैल आई तो डेल्टा वायरस ने हमारे ऊपर कहर ढाया। लेकिन ये जो म्यूटेशन है, जो वेरिएंट्स हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो या तो हम इन दो चीज़ों से सीखें, और जब हम अगर ये त्यौहार मनाना चाहते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें मास्क को कभी भी नहीं हटाना है। कम से कम लोगों के साथ मुलाकात करनी है। एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में पार्टियां नहीं करनी है। खुले में रहना है। अपने आप के ऊपर अंकुश लगाना है। अपनी यात्राओं पर भी अंकुश लगाना है। अगर ये सब करेंगे तो ठीक है। नहीं तो तीसरी वेव की हम बात क्या करें? दूसरी वेव अभी गई नहीं, दूसरी वेव हमारे साथ है। वेरिएंट्स का ख़तरा बढ़ा हुआ है। म्यू वेरिएंट, 1.2 वेरिएंट, ये वेरिएंट आते रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी वैक्सीन हमारे पास है, जो अपने ऊपर अंकुश लगाने की, उसका हमें ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो मेरे को डर है कि हम उसी स्पर्ट पे पहुंचेंगे जहां हम अप्रैल में पहुंचे थे। खुदा न खास्ता करे ऐसा हो। लेकिन त्यौहार मनाना ज़रूरी है। खुशी अंदर से हो सकती है, परिवार के साथ आप मनाएं। बहुत बड़ी गैदरिंग्स ना करें, बहुत बड़ी पार्टियां को एक साल के लिए मुलतवी कर लें। हम उम्मीद करते हैं कि अगली दिवाली पे शायद हम नॉर्मल दिवाली मना पाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर खिलानी, वैक्सीनेशन की जो बात चल रही है उसमें एक बात जो हमने देखी कि जिसने भी वैक्सीन का पहला डोज लगवाया, उसके बाद जब दूसरा डोज लगना था उसके बीच में, या दोनों डोज लगने के बाद, वो ज़रूर किसी न किसी डॉक्टर मित्र से जाकर पूछते हैं कि क्या मैं अब एंटीबॉडी टेस्ट करा लूँ। तो ये ज़रा हमें बताइए कि एंटीबॉडी लेवल्स कैसे रहते हैं। डॉक्टर सुजीत सिंह ने इसका इशारा भी किया था थोड़ी देर पहले। तो ये किस तरह से रहता है? ये बहुत गूढ़ चीज़ है, इंट्रिकेट चीज़ है। सबसे पहले इसको जो समराइज है वो पहले कर देता हूँ कि WHO ने और सब एजेंसीज ने कहा है कि वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी टेस्ट ना कराएं। सबसे पहली बात है। अब मैं ये बताऊंगा कि क्यों नहीं कराएं। जो इन्फेक्शन होता है उससे भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जो लोग उसके बाद भी कराते हैं, हाँ, इन्फेक्शन के बाद भी कराते हैं। जो वैक्सीन के बाद भी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, वो एंटीबॉडीज़ अलग अलग होती है। एंटी स्पाइक प्रोटीन अलग होती है। जो इन्फेक्शन के साथ बनती है वो तरह तरह की एंटीबॉडीज़ होती है। अभी जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में परसों एक पेपर आया है जहाँ 1.5 मिलियन केसेस में उन्होंने डिसेक्ट आउट किया है कि ये लोग जो है ना
वैक्सीन की एंटीबॉडी थी और ये जो है वो इन्फेक्शन की एंटीबॉडी थी, वो बात हम नहीं कर रहे। लेकिन जो इम्यूनोजेनिसिटी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जी जब वैक्सीन को टेस्टिंग करते हैं, जैसे कोवैक्सीन ट्रायल हुई थी जिसके साथ में थोड़ा एसोसिएटेड था, तो इम्यूनोजेनिसिटी तो एंटी स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी से ही टेस्ट करते हैं कि भाई ये इम्यूनिटी कर रहा है। लेकिन कितनी एंटीबॉडी हमें कितना प्रोटेक्शन देती है ये अभी भी तय नहीं है कि कोई कहे कि मेरी एंटीबॉडी 400 है तो मैं बहुत प्रोटेक्टेड हूँ और जो 200 है वो कम प्रोटेक्टेड है, इसका हमें अभी बिल्कुल भी तय नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जो एंटीबॉडी लेवल होती है, जो हमारे हिंदुस्तान में जो टेस्ट होती है, जो प्राइवेट लैब्स टेस्ट करती हैं, वो डिफरेंट किट्स के साथ उनकी स्टैंडर्डाइजेशन अभी नहीं है। तरह तरह की एंटीबॉडीज़ होती है, न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीबॉडीज़ हैं, वो मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता और मेरा ये स्पेशलाइजेशन भी नहीं है। लेकिन हमें ये समझना है कि एंटीबॉडी लेवल जो हमें लेबॉरेटरी से मिलती है, उनसे जो प्रोटेक्शन का जो प्रोपोर्शन है वो मैथमेटिकल नहीं होता, एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो सेल मीडिएटेड इम्यून होती है, जिसको मेमोरी सेल हम जानते हैं, टी सेल और बी सेल, जी वो मेन होती है। कोई भी एंटीबॉडीज दुनिया ब्लड में चाहे कोई भी वैक्सीन हो लाइफ लॉन्ग नहीं रहती, लेकिन जो मेमोरी सेल्स हैं, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो याद रखते हैं उसको, वो हमेशा रहते हैं। उसकी टेस्टिंग सिर्फ रिसर्च लेबॉरेटरीज में होती है, इसलिए नहीं होती। तीसरी बात ये है जी कि जो टेस्ट हुए हैं, जो इजराइल से स्टडी आई है, हमें ये पता है कि एंटीबॉडी लेवल समय के साथ कम होती जाती है, स्पेशली 3 महीने के बाद एंटीबॉडी लेवल्स कम होती जाती है। तो इसलिए उसका इम्प्लीकेशन बूस्टर डोज में है, वो हम बात नहीं कर रहे। लेकिन समराइज इसको करूं कि एंटीबॉडी टेस्ट किसी को भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि न तो उससे भला होता है न बुरा होता है। बुरा ये होता है कि अगर किसी की 1200 भी आ जाती है जी तो वो फिर घूमना शुरू करता है, भाई मैं तो अब सही हो गया, मुझे कुछ नहीं है। किसी की नहीं हुई है तो वो मायूस हो जाता है, अरे यार मेरी तो एंटीबॉडीज नहीं बनी, अब मैं क्या करूं। वो अनऑफिशियली इधर उधर से बूस्टर तो मायूस वाला खुश क्यों हो, और जो घूम रहा है ये सोच के 1200 हैं वो क्यों डरे, जरा ये भी बता दीजिए। वो डरे इसलिए कि ये एंटीबॉडी का, मैंने कहा ना, रिलेशनशिप विद प्रोटेक्शन इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। अच्छा दूसरी बात ये कि जो इजराइल में जो स्टडी, जो मैं नहीं बात करना चाहता था, लेकिन उसमें ये हुआ कि आज अगर एंटीबॉडी लेवल आपका 1000 है तो वो 3 महीने बाद कम होना शुरू हो जाता है। और दूसरा ये देखा गया है कि जब जिनको जैसे वैक्सीनेशन 6 महीने पहले लगा था, जी तो उनके चांसेस अब न सिर्फ इन्फेक्शन के हो गए बल्कि इन्फेक्शन की सीवियरिटी भी बढ़ गई। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन ये तय है कि एंटीबॉडी लेवल का हमारा जो प्रोटेक्शन है उससे प्रोपोर्शनेट नहीं है, एंटीबॉडी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो मेरी ये करबद्ध सलाह है सबसे जी कि ज्ञान को देखते हुए अपना एंटीबॉडी टेस्ट ना कराएं। अगर आपको वैक्सीनेशन है, उससे कोई लाभ नहीं है एंटीबॉडी टेस्ट कराने हाँ, और वैक्सीनेशन आपने 2 करा दिए तो आप एटलीस्ट सीवियर डिजीज से प्रोटेक्टेड है, सेवरल फोल्ड, 25 फोल्ड आपको बोलता है। इन्फेक्शन की दर भी आपकी कम होगी, लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है। और आपका अगर इन्फेक्शन होता है तो वो एसिम्प्टोमेटिक होगा, तो आपका ट्रांसमिशन पोटेंशियल उतना ही होगा। तो इसलिए वो बात वही मास्क पे आ जाती है कि एंटीबॉडी और नो एंटीबॉडी, वैक्सीन ज़रूरी है और मास्क लगाना, बस। ठीक है। तो ये अब प्रश्न ये उठता है कि जैसा कि आपने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया था कि लोगों में ये बात आई कि वैक्सीनेशन हो गया, मास्क हटा दीजिए। अब जबकि वैक्सीनेशन हम लोग भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रहा है, त्यौहार आने को हैं, फिर वही बात आती है, ये व्यवहार तो लोगों के अपने ऊपर निर्भर करता है। देखिए ऐसा है कि मास्क कोई जीवन शैली का नॉर्मल नहीं है। मैं N95 मास्क पहनता हूँ जब हॉस्पिटल में होते हैं। हम और आप तो बहुत दूर बैठे हैं तो इसलिए जी हाँ, जी घुटन होती है और लगता है कि जैसे ही घर पहुँचते हैं ना, सबसे पहले तो मास्क हटाते हैं, क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं होती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। अगर आपने मास्क अच्छी तरह बांध रखा है तो वो आगे पीछे होता है हवा के मूवमेंट से, और सांस अच्छी तरह नहीं आती है। जो मैं नॉर्मल 3 सीढ़ी आराम से चढ़ जाता हूँ, अगर मास्क के साथ अगर 3 सीढ़ी चढ़ता हूँ तो मेरी सांस फूलती है। लेकिन हमें यह समझना है कि पिछले 1.5 साल में हम ये सीखे हैं कि हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग इम्पॉर्टेंट, लेकिन
एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, जिसकी मैं पहले भी बात कर जी। चुका हूँ, ये रियलिटी है। और सबसे ज़्यादा जो डेल्टा का हमने जो अप्रैल में जो आग लगी थी कोरोना की, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन वाज द मेन ट्रांसमिशन। एक बात। दूसरी बात है कि जो सपोज मैं संक्रमित हूँ और मैंने वायरस छोड़ दिया किसी जगह, तो हमें ये पता है कि वो वायरस ड्रॉपलेट सिर्फ नहीं होता, वायरस इज एयरबॉर्न, इट विल रिमेन अलाइव फॉर 3 to 16 आवर्स। तो मतलब जैसे मेरे कमरे में कोई आया या किसी गैदरिंग में एक बंदा आया जो कोरोना से संक्रमित था, मे भी एसिम्प्टोमेटिक था, वो पार्टी कर रहा था, उसने मास्क उतारा और वो कुछ गाना वाना गाया, चिल्लाया, जो भी किया, उसने वायरस फेंक दिया, वो 3 घंटे तक वायरस रहेगा। अगर खिड़की दरवाजे बंद हैं, बंद नहीं, अगर खुले हैं और पंखे चल रहे हैं तो चांसेस कम होते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है कि जो वायरस है वो हवा में रहता है, 3 से 16 घंटे तक जिंदा रहता है, टॉयलेट में जिंदा रहता है, मेरे ऑफिस में जिंदा रहता है। तो उस समय जो भी आएगा उसमें उसी हवा को वो लेगा और उसको इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए हमने देखा था कि जो अप्रैल के महीने में जो कोरोना के केसेस हुए वो इतने रैम्पेंट हुए थे, क्योंकि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन था। अब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आदमी समझेगा नहीं, उसका पालन नहीं करेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं, ज़रूर मिलें, अगर बहुत ज़रूरी है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम पेशेंट देखते हैं, लेकिन बैरियर होता है, मास्क होता है, शील्ड होता है। न सिर्फ हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं अपने आप को, मास्क के द्वारा हम एयरबॉर्न ट्रांसमिशन को भी प्रिवेंट करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मास्क मास्क मास्क, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, 2 ही चीज़ें हैं जो हमें बचा सकती हैं। घुटन होती है, घुटन तब तक होती है जब तक आपकी मेंटल स्टेट। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, 6 घंटे तक मास्क नहीं हटाता, घर में आते ही मुझे जल्दी घुटन होती है, क्योंकि मैं उतार सकता हूँ, मुझे पता है मेरे को घर में अब मास्क नहीं पहनना। तो ये एक आदत बनाने वाली बात है। आप अपनी कार में जाते हो तो कार में सोचते हो हटाओ यार मास्क, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, अगर मास्क अगर आप नहीं हटाएंगे 2000 रुपये फाइन लगेगा। वो इसलिए कि आपको एक आदत बनानी है कि आप जैसे ही घर से निकले आप अपना मास्क पहनने, जैसे ही घर पहुँचे, घर पहनने के बाद अपना मास्क उतार के ना जो भी आपको प्रक्रिया करनी है वो कर लें। ठीक है। अदरवाइज आपको हमेशा रिस्क रहेगी, कोरोना बता के नहीं आएगा, कोई अनाउंस नहीं करने वाला। डेल्टा वायरस ने अनाउंस नहीं किया था, जब तक हमें पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और चुपके से घर के एक सदस्य को आता था। और म्यूटेंट और 1.2 म्यूटेंट, जिसके डॉक्टर सुरजीत सिंह एक्सपर्ट है, ये म्यूटेशंस आते रहेंगे। अभी तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, वही वेरिएंट बाद में इंटरेस्ट ऑफ कंसर्न बनते हैं और वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट बनते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें ये मास्क के ऊपर ही सारा जोर देना है। वैक्सीन के लिए जैसे डॉक्टर सेठ ने कहा कि भारत सरकार ने तो कमाल कर दिया, 1 करोड़ तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। और मैं दूसरा बताना चाहता हूं कि मेरा एक पर्सनल परसेप्शन है कि अमेरिका में हेजिटेंसी बहुत है वैक्सीनेशन की, इंडिया में बहुत कम है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब समय डॉक्टर खिलना, मैं कहना चाहूँगा कि 60% ट्रांसमिशन एसिम्प्टोमेटिक लोगों से होता है, ये तो वैज्ञानिक प्रमाण है। इसलिए जितना कम लोगों से मिलेंगे उतने चांसेस ऑफ गेटिंग वायरस एंड ट्रांसमिशन कम होगा। तो अपने इस त्यौहार के दौरान कम से कम लोगों से मिलें, जैसे डॉक्टर सेठ ने कहा, खुशी अपने घर में मनाएं, लिमिटेड लोगों के साथ कांटेक्ट रखें, तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन नहीं होंगे।